स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लिथियम क्लासेस में। ठीक है, हम लोग क्लास 10th के एक न्यू सीरीज़ लेकर के आए हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इन सब का ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा आपको। ठीक है, जिसका पर डे एक दिन छोड़ मतलब लगातार एक एक दिन आपको ऑब्जेक्टिव का पूरा सीरीज़ मिलेगा, जिसमें आप सभी ऑब्जेक्टिव के बारे में बहुत ही अच्छे डिटेल से और आप जो है ना ऑब्जेक्टिव के लिए भी क्लियर हो जाइएगा। चाहे वो क्लास के स्टूडेंट हो या आप कहीं से भी बैठ के कहीं भी पढ़ रहे हो, तो आप ऑब्जेक्टिव के लिए निश्चिंत रहिए। ठीक है, और सब्जेक्टिव भी इस चैनल पर कराया जाएगा, जिसमें सब्जेक्टिव हर एक सब्जेक्ट का होगा और सब्जेक्टिव दो मार्क्स और 5 मार्क्स सारा का बताया जाएगा। ठीक है, VVI नोट्स के हिसाब से सारा कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो आज का सेशन है हम लोगों का सबसे पहले फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स जो है, फिजिक्स में पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। वो जो गोलीय दर्पण का जो ये द्वारक होता है, ये जो लाइन होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो इसको डिवाइड करता है, ये सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है यहाँ से यहाँ तक, तो उसको हम लोग बोलते हैं, उसको गोलीय दर्पण का द्वारक बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। अब आपको पता होगा कि दर्पण में कि ये जो दर्पण है, एक तो प्लेन मिरर होता है जो समतल दर्पण है, एक गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण का दो टाइप है, एक को बोलते हैं अवतल दर्पण, एक को बोलते हैं उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है, और उत्तल दर्पण क्या होता है, जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है। तो दंत विशेषज्ञ जो होता है ना, ये क्या करता है कि अवतल दर्पण का उपयोग करता है किसके लिए, तो मरीज का दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। और दूसरा, पहला सब्जेक्टिव में भी आपका क्या हो जाएगा कि अवतल दर्पण के दो उपयोग को लिखे, तो पहला उपयोग क्या बोलेंगे कि डॉक्टरों द्वारा या दंत विशेषज्ञ के द्वारा मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने में पहला हो गया। दूसरा हो गया कि हजामती दर्पण के रूप में। हजामती दर्पण का मतलब होता है दाढ़ी बनाने में जो काम आता है उसके लिए। ठीक है, उसके बाद थर्ड ऑब्जेक्टिव है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो। अब इसका अर्थ क्या है, बिंब का प्रतिबिंब, बिंब मतलब होता है वस्तु, किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब का जो आवर्धन है, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई जो हो जाता है, वो आवर्धन उसी को देना। आवर्धन क्या कहते हैं, आवर्धन होता है कि किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन। तो यदि उसका आवर्धन ऋणात्मक हो तो वह प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ये बात ध्यान रहे। अब ये किस में होता है, तो पहले अवतल दर्पण में देख लेते हैं कि अवतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब होता है, एक प्रतिबिंब होता है जब फोकस और वक्ता, जब एक वस्तु होता है कि जिसका फोकस और ध्रुव के बीच में होता है, तो सिर्फ उसी का प्रतिबिंब क्या बनता है, फोकस से होकर गुजरेगा, और ये कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, काल्पनिक बनता है। ठीक, बाकी जितना भी प्रतिबिंब होता है अवतल दर्पण में, सब क्या बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। कोई वस्तु के बराबर बनता है, कोई वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, तो ये भी बात याद है कि अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है, छोटा भी बनता है, वस्तु के बराबर भी बनता है। ठीक है, याद रहे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्ता त्रिज्या 32 है। अब इसमें एक रिलेशन है, रिलेशन क्या है उसको ध्यान दीजिएगा। कहता है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्ता त्रिज्या की क्या होती है, फोकस दूरी जो होता है उसकी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, उसके बाद यदि उसका आर क्या होता है, वक्ता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की क्या होती है, दुगुनी होती है। यही नियम है। तो हमको मांग रहा है फोकस दूरी एफ निकालना है, तो आर दिया है 32, तो 32 बट्टा कर देंगे 2, कट के कितना आ जाएगा, 16। इसका मतलब इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 16। ठीक है, ये बात ध्यान रहे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? पहला ऑप्शन है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। और दूसरा कह रहा है परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। तीसरा कह रहा है आपतन कोण बराबर विचलन कोण। तो ये बात याद रखिएगा, इसका पहला ही ऑप्शन सही होगा, जिसमें कह रहा है क्या कि ये आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। काहे कि ये जो है एक दर्पण है, समतल दर्पण लेते हैं, और इसमें जब कोई भी प्रकाश आता है, जब इधर से जब इस पर आपतित होती है तो परावर्तित होकर दूसरे मार्ग में चली जाती है इधर, और यहाँ पर जो कोण बनता है अभिलंब के बीच का आपतन कोण और परावर्तन कोण, मतलब आई बराबर क्या होता है? आर। ठीक है, ध्यान रहे। चलिए आगे है कि हवा में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो हवा में प्रकाश की चाल क्या होती है? हवा में प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड को हम लोग जब मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तो उसके बाद एक होता है पानी में, एक होता है कांच में, तो इसका भी ध्यान रहे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है? तो प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। ऑप्शन बी हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, और अपवर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं, याद रहे। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है। ये सब्जेक्टिव के लिए काम आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? अभी हम आपको बताए थे कि अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है, छोटा भी बनता है, ठीक है, और वस्तु के बराबर भी बनता है। तो ये अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है? बड़ा बनता है। ध्यान रहे। अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? अभी हम बताए थे पीछे के क्वेश्चन में कि एफ बराबर जो होता है वो होता है क्या? r/2, और r बराबर क्या होता है? 2f। तो इसमें ऑप्शन ए में क्या है? r बराबर 2r, f बराबर r, और नेक्स्ट में है f बराबर r/2 और r बराबर f/2। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही, f = r/2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल का होता है। ये तभी बताए थे कि अवतल दर्पण का 3 गो अब उपयोग आ गया। क्या? पहला हो गया क्या? दाढ़ी बनाने में। दूसरा हो गया क्या? दंत चिकित्सक के द्वारा रोगियों के दांत को देखने में। और तीसरा हो गया सर्च लाइट का परावर्तक सतह, ये भी क्या होता है? अवतल दर्पण का होता है। ठीक है, चलिए अगला। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? आप लोग बता सकते हैं अब। किसका? अवतल का। दाढ़ी बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे खड़ा है कि दर्पण का सूत्र है। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है? दर्पण का सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। v क्या है? v है प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है? वस्तु दूरी, f क्या है? फोकस दूरी। ठीक है, ये तीनों में जो, तो दर्पण सूत्र किसे कहते हैं? जिसमें वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकस दूरी f में एक संबंध द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? दर्पण सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक क्या है? आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का काम करेगा। ठीक है, आगे कहते हैं कि किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? अब हम बताएं कि उत्तल दर्पण में, अच्छा अवतल दर्पण में पहले क्या बताएं कि इसमें एक ही प्रतिबिंब ऐसा होता है जो काल्पनिक बनता है, आभासी बनता है पीछे की ओर। ठीक है, बाकी सारा प्रतिबिंब जो होता है सब वास्तविक बनता है। लेकिन समतल में एनी टाइम आभासी प्रतिबिंब बनता है, उत्तल में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, समतल और उत्तल दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, आगे है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है?
अब समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, इसको ध्यान से देखिएगा। समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें कि वस्तु जितना दूर होता है उसका प्रतिबिंब भी उतना दूर बनता है। जैसा वस्तु होता है वैसा उसका प्रतिबिंब बनता है। ये समतल दर्पण में इसका जो प्रतिबिंब होता है वो पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, आभासी होता है। तो इसमें क्या कहता है, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और बराबर। तो वास्तविक तो बनेगा नहीं, आभासी प्रतिबिंब बनता है और प्रतिबिंब वस्तु के बराबर ही इसका प्रतिबिंब बनता है, मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध, वही बात है, क्या है, मतलब गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है, उसकी आधी होती है। हो गया, ये वही क्वेश्चन है ना, F बराबर R/2 और R बराबर 2F, बस वही सेम क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगर किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो किस दर्पण में बनता है, अभी बताएं कि किसी वस्तु का आवर्धित का मतलब होता है बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो वो अवतल है। जो अवतल दर्पण में एक वस्तु रखते हैं फोकस और ध्रुव के बीच, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और काल्पनिक बनता है। ठीक है, बाकी सब जितना भी बनता है सब वास्तविक बनता है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है कि एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा, तो एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होता है कैसा, काल्पनिक होता है और छोटा होता है, ये भी बात ध्यान रहे, आश्रित लिखा है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ईंट है, ईंट कैसा पदार्थ है, तो पदार्थ हो जाता है आपको तीन तरह का। एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें प्रकाश आसानी से पार कर जाए, उसे कहते हैं हम लोग पारदर्शी। एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें प्रकाश आसानी से पार नहीं करता, उसको हम लोग बोलते हैं अपारदर्शी। और एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें प्रकाश कुछ अपने से कुछ अंश को जाने देता है, उसको बोलते हैं पारभासी। तो ईंट से प्रकाश जाएगा नहीं जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं अपारदर्शी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तु होती है, तो हमारी आंखें जो देख सकती है वो कैसे वस्तु होती है, बताइएगा ज़रा। तो वो जो वस्तु होती है वो कैसी होती है, दीप्ति भी हो सकती है, दीप्ति या प्रदीप्त दोनों, जलने वाले भी देख सकती है और नहीं जलने वाले भी दोनों देख सकती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, तो मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। तो इस बात का ध्यान रहे कि समतल दर्पण में यदि आप 3 किलोमीटर पर स्पीड से इधर जा रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब उधर से इसके डबल मतलब 6 किलोमीटर पर आवर से या 6 मीटर पर आवर से आता हुआ दिखाई देगा, या 6 मीटर पर सेकेंड, जितना दूरी से आप चलिएगा उसका डबल उधर से आएगा। जैसे मान लिया जाए हम 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहे हैं तो उधर से जो मेरा प्रतिबिंब आएगा वो आएगा 4 मीटर पर सेकेंड, डबल हो जाता है। तो इसका मतलब हो गया 3 का कितना हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है संयुग्मी फोकस संभव है, तो ये सिर्फ अवतल दर्पण में संभव है। ठीक, ये सिर्फ अवतल दर्पण में संभव है क्योंकि अवतल दर्पण में ही फोकस पर वस्तु रखते हैं तो अनंत पर बनता है, अनंत पर रखते हैं तो फोकस पर बनता है। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो फोकस दूरी इस बार कितना दिया हुआ है, इसकी फोकस दूरी दिया है 20, तो R बराबर होता है जो वो होता है 2F, तो कितना हो जाएगा 2 गुना 20 कुल मिला के 40 सेंटीमीटर, इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। कि कैसा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। ठीक, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बने तो वह दर्पण अवतल होगा। क्यों, क्योंकि हम बताए थे कि अवतल दर्पण ये है यदि हम इसमें ध्रुव और फोकस के बीच में यदि एक वस्तु रखते हैं आगे की ओर तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, बड़ा बनता है। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा हो गया कि यदि हम इससे दूर रखना चाहते हैं तब ये फोकस पर रखते हैं तो अनंत पर बनता है,
वक्ता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो वक्ता अनंत और वक्ता केंद्र के बीच बनता है। फिर वक्ता केंद्र पर रखते हैं तो वक्ता केंद्र पर बनता है, तो बाकी सब पीछे बन जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कि किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूर पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। यह किस दर्पण में संभव है? तो यह किस दर्पण में संभव है? तो ये दोनों दर्पण में संभव है, एक समतल में भी और उत्तल में भी। आप यदि इसीलिए इसका साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। समतल दर्पण में यदि आप जहाँ पे खड़े हो उसका प्रतिबिंब भी वैसा ही बनेगा, उतना ही दूर पर बनेगा। ठीक है, ये बात ध्यान दें। उसके बाद खड़ा अगला क्वेश्चन, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला खड़ा है कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है तो वह दर्पण हमेशा उत्तल होगा। ठीक है, वह दर्पण कैसा होगा? उत्तल होगा। चाहे आप कहीं कितनी भी दूर पर हो, आपका पूरा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण बनाएगा। कैसा? छोटा बनाएगा। इसीलिए इसका उपयोग हम लोग कोई भी गाड़ी, बस, ट्रक, मोटरसाइकिल किसी भी के साइड मिरर के रूप में करते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। ठीक है, कहीं नहीं बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, चाहे वस्तु जितना पर रखी रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को क्या करता है? हमारी आंखों पर परावर्तित करता है। यदि हम लोगों के आंखों पर कोई भी वस्तु को देखना तभी संभव है जब प्रकाश जो है, सनलाइट या कोई भी प्रकाश हो, वो जब तक उस वस्तु पर पड़ के हम लोगों के आंखों पर परावर्तित होगा तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो इसमें हो जाएगा कि परावर्तित करे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है? तो किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है? तो वो दर्पण हो जाएगा समतल, उसमें वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरती है? बस यही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें कहा जाएगी कि अवतल दर्पण के फोकस से चलने वाली किरणें दर्पण के बाद वह अपने प्रधान अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। वह अपने प्रधान अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, जैसे आपको बताए थे क्या कि एक होता है, इसका गुण होता है कि प्रधान अक्ष में कि यदि कोई वस्तु लाइट दर्पण से परावर्तन होता है तो फोकस से होकर गुजरता है, या कोई किरण फोकस से होकर गुजरता है तो वो मुख अक्ष के समांतर हो जाता है। इसी को बोलते हैं मुख अक्ष। ये हो गया आपका फोकस। ठीक है, और ये हो गया आपका किरण। ठीक है, चाहे इधर से हम जाएंगे तो उधर से होकर गुजरेगा, चाहे इधर से जाएंगे तो फोकस से होकर गुजरेगा। ठीक है, यही प्रॉपर्टी है। अगला आगे का क्वेश्चन है कि क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें बना प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी होता है, काल्पनिक होता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब को ही पर्दे पर उतारा जा सकता है। ठीक है, अगला चलते हैं कि प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कोण होगा। परावर्तन कोण होगा कितना डिग्री का होगा? किसी प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कोण होगा। अब इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्या होगा कि एक समतल दर्पण है, इस पर क्या किया है कि एक 60 डिग्री के कोण पर कोई किरण समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो परावर्तन के बाद जो ये कोण होगा, ये देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री के कोण पर बनाया है और यहाँ पे मेरा 90 हो जाएगा। तो परावर्तन कोण क्या हो जाएगा? 30 डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का नहीं होगा। ये भी बात ध्यान दें कि 60 डिग्री के कोण पर आया है, ठीक है, और इधर चल जाएगा तो इस साइड का 60 हो जाएगा। बाकी इधर जो है मान लिया जाए ये 60 में आया है, ठीक, और यहाँ पे 90 बनता है। ठीक है, तो 60 इधर से गया है
और 90 डिग्री का ये है, तो 90 में से 60 चल गया तो 30 बनेगा आपतन कोण। तो आपतन कोण के बराबर ही परावर्तन कोण बनेगा, मतलब कि ऑप्शन बी हो जाएगा 30 डिग्री का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो अभी बताया है समतल दर्पण से किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है, इसलिए उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। मतलब किसी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी है, ठीक है, सीधा है तथा वस्तु से बड़ा पाया गया। तो वही बताया हम कि दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच, बार बार हम तभी से आप लोगों को कहते आ रहे हैं कि ये ध्रुव और फोकस के बीच जो वस्तु है उसी का सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण में और वस्तु से बड़ा बनेगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो वो दर्पण कैसा होगा, अवतल दर्पण होगा। ठीक है, वो कैसा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। ऑप्शन नंबर सी, इससे वास्तविक प्रतिबिंब निकलेगा आप लोगों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ये भी बात ध्यान रहे। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जा सकता है, फोकस पर। ठीक है, फोकस के अंदर। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब, तो काल्पनिक, वास्तविक नहीं बोल रहा है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वही क्वेश्चन है पीछे वाला कि हम लोगों को काल्पनिक प्रतिबिंब बनाना है तो उसका ध्रुव और फोकस के बीच रखना पड़ेगा, जिसका एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, वो भी दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, फोकस के अंदर, मतलब फोकस के अंदर रखना पड़ेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा। तो जब ऋणात्मक होगा तो गोलीय दर्पण में जब ये ऋणात्मक हो जाएगा तो ऋणात्मक का मतलब होता है कि नीचे बनता है, कैसा बनेगा, उल्टा। धनात्मक का मतलब होगा ऊपर बनेगा, सीधा। ठीक है, याद रहे, जब प्रतिबिंब जो है माइनस में आ जाए तो वो कैसा होगा, प्रतिबिंब उल्टा होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है, साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का, तभी से बोल रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है सोलर कुकर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल दर्पण का, ये पीछे भी क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है, प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, सरल रेखा में, काहे कि वक्र रेखा में वो गमन नहीं कर सकते। जैसे मान लिया जाए एक टॉर्च है, इस टॉर्च से जो प्रकाश निकलेगा वो सीधी रेखा में जाएगा। मान लिया जाए इस टॉर्च का प्रकाश हम क्या करेंगे, ऐसे वाला रेखा में दे देंगे, क्या इस पार से इस पार चल जाएगा, नहीं। तो ये सरल रेखा है, मतलब सीधी रेखा में गमन करती है प्रकाश। ठीक है, अगला है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है, प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है, पीछे भी ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है सीधा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, तो प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब का जो आवर्धन होता है वो 1 के बराबर होता है, कैसा होता है, 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर, उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर क्या होती है, फोकस पर अभिसरित होती है। ठीक है, फोकस पर क्या होती है, अपसरित होने लगती है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में परावर्तन
के नियम का पालन, गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन, गोलीय दर्पण में परावर्तन